नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में बुधवार को बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी हुई है। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि समाज के हर व्यक्ति तक हम पहुंचे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि अंतिम छोर तक विकास परियोजनाओं को पहुंचाया जा सके। सीएम धामी ने कहा है कि हमें घर घर पहुंचकर पार्टी की विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। मंच पर हमारे आदरणीय प्रदेश 2 सितंबर को, जैसा अभी कुलदीप जी ने बताया कि जब हम इस अभियान को प्रारंभ करने वाले हैं, उसी दिन जो इन्होंने अभी नंबर यहाँ पर लॉन्च हुआ है, वो नंबर भी तभी एक्टिवेट होगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले सदस्य बनेंगे। उस दिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सदस्य बनाएंगे। और ये केवल एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि एक प्रतीक होगा कि हमारी पार्टी का हर एक सदस्य कितना महत्वपूर्ण है। और मुझे हमारे जो प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हैं, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा संगठन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे और ये तंत्र नीचे तक जाए। और उन्होंने कहा था कि आज का विरोधी कल का मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता बने। इस विचार को साकार करने का सबसे सशक्त माध्यम अगर कोई है तो यही है जो हम सब लोग, जिसकी आज यहाँ पर जिसके कारण से हम सब लोग एकत्र हुए, हमारा सदस्यता अभियान। हमारा लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन सबको हमने पार्टी से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने का काम करना है। मुझे खुशी है कि संगठन द्वारा हर विधायक को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने चुनाव में मिले मतों के बराबर कार्यकर्ता जोड़े। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है कि सभी को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, सभी को जिम्मेदार बनाया गया है, जो श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कथन को चरितार्थ करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी है जो निष्ठावान हो, समर्पित हों और सेवा भावना से प्रेरित होकर संगठन के लिए कार्य करना चाहते हैं। आप सभी कार्यकर्ता भाई बहन, ये जो अभियान है, इस अभियान की आप सब रीढ़ है और आपका समर्पण, आपका परिश्रम, ये निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा आधार, एक बड़ी मजबूती देने का काम करेगा। और देवभूमि से इसकी शुरुआत होनी चाहिए ताकि माँ गंगा, यमुना और हिमालय की तरह पूरे भारत में इसका विस्तार हो। आज बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले आप देख रहे होंगे कि वो जो उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं, वो पूरे भारत के अंदर एक मॉडल के रूप में जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। वो चाहे यूसीसी के रूप में हो, चाहे नकल का कानून हो, या अभी अभी नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रेटिंग आई हो, उस रेटिंग में भी आप सबको खुशी होगी जानकर कि हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। इसलिए हमें घर घर तक पहुंचना है, हर व्यक्ति तक अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को पहुंचाना है। यह अभियान हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है। इसे पूरी लगन के साथ करना है, पूरी निष्ठा के साथ करना है और हर नया सदस्य हमारी ताकत बढ़ाएगा, हमारे संगठन को और सशक्त बनाएगा। हम सभी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए भी इस अभियान को सफल बनाना है और अपना पूरा सहयोग देना है। इसके साथ ही बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत भी
हमें इसकी चिंता करनी है कि किस प्रकार बूथ कमेटियां और अधिक मजबूत। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेजी से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के ज्यादातर रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। रोजाना 150 से 200 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन को पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया है कि करीब 300 कर्मचारियों की केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई है, जो कि मार्गों को खोलने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग खुल गया है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग में हुई अतिवृष्टि के बाद से ही उत्तराखंड शासन प्रशासन तेजी से केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और अब केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना है कि वर्तमान में मानसून की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा फिर सुचारू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विगत कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस पर पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है और जो यात्री वर्तमान में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी मौसम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और काफ़ी लगातार वर्षा भी हो रही है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी पैदा हो रही हैं। लेकिन जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में ये कार्य किए हैं और पैदल मार्ग को पूरी तरीके से सुगम कर दिया गया है, सुचारू कर दिया गया है। तो वैसे भी आमतौर पे जो बरसात का सीज़न होता है, मानसून का सीज़न होता है, मानसून के समय में श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या काफ़ी घट जाती है। प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री रहे निशंक ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के सरकार गिराने वाले बयान के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके बाद हॉर्नबिल टीवी ने उनसे इसी विषय को लेकर, साथ ही भू कानून को लेकर के भी बातचीत की है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से विधानसभा में ये बात उठती है कि 500 करोड़ रुपए सरकार को गिराने के लिए जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि विधानसभा में ये विषय आया कि सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं और नाम भी आए, तो आपको भी लगेगा गंभीर विषय है। किसी भी सरकार को जब चाहे पैसों के बल पर उतार देना या किसी भी सीएम को पैसों के आधार पर हटा देना, किसी को बना देना, तो ये कोई गजर मूली का वो थोड़ी है, वो अच्छा नहीं है, वो गंभीर विषय और विधानसभा में आया है। तो इसलिए सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि किसी चुनी हुई सरकार को कैसे गिराने का षड्यंत्र कोई कर सकता है। इसलिए उसमें उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए और जो इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
सरकारों से छेड़छाड़ करने का तो उन पर भी आरोप रहा है लगातार, वो भी इस चीज़ में देखे गए हैं। मैं सोचता हूँ कि उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, किसी व्यक्ति ने कहा है तो उसके पास प्रमाण होंगे तभी तो कहा है, अन्यथा बिना प्रमाणों के सदन में थोड़ी बोल सकता है। तो वो प्रमाणों को वो करना चाहिए, वो तो वो देंगे जिसने बोला है, और फिर कार्रवाई करने का काम गवर्नमेंट करेगी। सदन को तो आप गुमराह भी नहीं कर सकते ना। सदन का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए यदि ये बात आई है और हुई है, आई नहीं, प्रमाणिक हो गई कि हाँ आ गई, नाम भी आ गई, तो फिर उस पर उसी सीमा तक की कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर का एक एक शब्द, उसकी गरिमा को बचाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि किसी भी विधायक को चुनने के लिए हर व्यक्ति, सांसद हो, विधायक हो, ये लोकतंत्र, ये तीसरा लोकतंत्र का जो मजबूत पहिया है वो ये मंदिर हैं। यही तो, और संविधान ने उसको गरिमा दी हुई है, तो उस गरिमा को हम गिरा नहीं सकते, उसको हम पोषित करेंगे, संरक्षित करेंगे, और यदि हम उसकी गरिमा गिराने पर स्वयं ही तुल गए तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ। तो इसलिए जो बातें उठ रही हैं ये, और लोगों की जो चिंता, कोई गलत चिंता नहीं है। आपकी भी जो चिंता है कि साहब इस पे जांच ज़रूर होनी चाहिए, और यदि कोई गलत है तो उस गलत को, जो भी है, जो भी गलत है, यदि वो हुआ है और ये षड्यंत्र हुआ है तो सामने आना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो जिन्होंने कहा है उनको पूछा जाना चाहिए। ये दोनों बातें। भू कानून को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है उत्तराखंड में, किस रूप में आप भी देखते हैं इस मांग को? नहीं, भू कानून का तो किसी अलग अलग राज्यों, भू कानून तो सभी राज्यों का अपना अपना है, लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है इसकी थोड़ा सा हट करके परिस्थिति है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो लगभग 70% हमारा वनाच्छादित क्षेत्र है, और जो 30% क्षेत्र है उसी में हमारा शहर है, गांव है, मकान है, दुकान है, सब कुछ उसी में है। तो हमको वो जो 30% स्थान है उसका किस तरीके से नियोजन हो, उसकी सुरक्षा संरक्षण कैसे हो, ये ज़रूरी है कि उस अनुरूप फिर कानून बने। हमारा कानून बना है, और उस पर यदि ज़रूरत पड़ती है कि और मजबूती देनी है तो ये गवर्नमेंट का काम है। मेरा एक विषय भी है कि जिस तरह से केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा था दिल्ली में, हालांकि उस पर रोक लग गई है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहा है। कभी कह रहा है कि केदारशिला वापस लानी चाहिए, या फिर जो पैसा जमा हुआ है वो राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं, राज्य सरकार ने पैसा थोड़ी खर्च किया है, मुझे मालूम नहीं। नहीं सर, जैसे बीकेटीसी को वो पैसा देना चाहिए जो उन्होंने क्यूआर कोड से केदार धाम के नाम पर लिया है, या फिर जो केदारशिला वहाँ पर गई है उसको वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं कांग्रेस के जो लीडर। मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत स्पष्ट है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं देख रहा हूँ, कि वो योजना जो केदार धाम वहाँ पर बनाने की बात थी, उस ट्रस्ट ने भी मना कर दिया कि अब केदार धाम नहीं बनेगा। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि यदि यहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा किया गया, और ये पैसा यदि बद्री केदार टेम्पल के माध्यम से किया गया, इस माध्यम से जो हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है, यदि उसके माध्यम से किया गया तो स्वाभाविक पैसा तो इसी टेम्पल का होना चाहिए। वो टेम्पल है ही कहाँ, जिसको बनाया जा रहा था, कोई ट्रस्ट बना रहा था, वो तो ट्रस्ट था। तो यदि ऐसा हुआ है तो स्वाभाविक ये भी गंभीर विषय है कि यदि लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है ये आपने पहली बार बोला कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने पैसा इकट्ठा किया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पैसे इकट्ठा किया। सर, लग रहा है कि जिस तरह से अब उपचुनाव भी होने हैं तो उसी को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है, चाहे वो सोना चोरी का हो या फिर इस तरह के मुद्दे। ये तो मुद्दे बनते रहते हैं, लेकिन उनमें कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है, अपनी बात रखी है, और आलोचना के लिए केवल आलोचना नहीं होनी चाहिए। सर, अंतिम सवाल यह है कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चलाई जा रही है बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री भी इसका आह्वान कर रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? ये अभियान बीजेपी का ही नहीं, ये पूरे देश का है। प्रधानमंत्री पूरे देश को आह्वान किया उन्होंने कि जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, जो वर्तमान में स्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए
और जो हमारी संस्कृति रही है वृक्षों को संरक्षित करने का, और एक वृक्ष 100 बच्चों के बराबर बोला गया है हमारी भारत की संस्कृति में, अब लोग महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया कि माँ के नाम पर एक पेड़ हो, और हर वर्ष इस तरीके से यदि करोड़ों करोड़ों पेड़ लगेंगे तो उनकी सुरक्षा भी होगी। जब मैं अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाऊंगा तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी होगी कि मैं उसकी सुरक्षा कर सकूंगा। तो मेरी भी अपील है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, इसलिए सभी लोग एक कदम आगे बढ़ करके, यदि कोई इस अभियान से अभी छूटा हुआ है तो उसको भी उस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून के ससधारा क्षेत्र में एक कार में 2 लोगों के शव बरामद किए गए थे, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष का शव बताया जा रहा था। राजपुर पुलिस ने जब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तब मौत की वजह का पता चला। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया है कि शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से दोनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार के शीशे बंद कर दोनों अंदर सो गए थे और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई है। देखिए, राजपुर थाना क्षेत्र में जो सहसदरा हेलीपैड है वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा। उत्तराखंड में मानसून के चलते खराब हुई सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने समीक्षा बैठक की है। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा है कि अभी पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें बंद हैं और उनमें से ज़्यादातर सड़कें आज खोल दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संचालित हो रही हैं, यानी कुल मिलाकर 86 सड़कें अभी बंद हैं, जिसके चलते नंदप्रयाग में हाईवे पर मलबा जमा हुआ है, जिसे हटाने का काम भी लगातार जारी है और वहां पर वैकल्पिक मार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। आज सुबह की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें हैं, 83 सड़कें हैं जो बंद हैं और उसमें से मैक्सिमम हम लोग आज खोल लेंगे शाम तक। इसमें कुछ ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें 86 हैं जो पीएमजीएसवाई से रिलेटेड सड़कें हैं, तो टोटल 83 और 86 सड़कें हैं जो आज सुबह के हिसाब से बंद हैं। इसमें एक एनएच है जो बद्रीनाथ धाम को जाता है, उसमें नंदप्रयाग के पास में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मलबा और पत्थर आ रहे हैं, जिस पे लगातार काम चल रहा है, मशीनें भी काम कर रही हैं, लेकिन हम 4 दिन में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। उसका ऑल्टरनेटिव रूट पे हम लोग ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर रखा है। अभी सुबह मैंने एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें भी डिटेल में मैंने बात की है। NHIDCL के पास वो स्ट्रेच है, उन्होंने कहा है कि आज इन्होंने बेंचिंग एक करी है उसके ऊपर, तो उम्मीद है कि आज शाम तक वो भी उसको चालू। भारी बरसात के चलते पहाड़ी मार्गों पर दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। भारी बारिश के चलते चक्राता विधानसभा के कई मार्ग बंद पड़े हैं, जिन्हें खोलने में लोक निर्माण विभाग के पसीने छूटे हुए हैं। ऐसे ही एक मामला कालसी क्षेत्र से भी सामने आए हैं, जहां पूरा पहाड़ दरक कर रोड पर आ गया है। देर शाम हुई भारी बारिश के बाद कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर पहाड़ी दरक गई, जिसके बाद मार्ग पूरी तरह से यातायात के लिए बाधित हो गया। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग सुबह से ही सड़क से मलबा हटाने का काम में जुटा हुआ है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में के मोहन मरचूला मोटर मार्ग पर पनियाला नाला उफान पर है, जिससे कई वाहन नाले के चपेट में आ चुके हैं। साथ ही मार्ग पर आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह रावत ने कहा है कि मरचूला मोटर मार्ग की सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, जिस वजह से कई गाड़ियों के चैम्बर फट चुके हैं और कई हादसे भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को इन समस्याओं का संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
गढ़वाल को जोड़ने वाला हमारा ये मुख्य मार्ग मोहन से मथुरा, ये रोड में पूरे गड्ढे और यहाँ पे छोटी गाड़ियों का आना जाना, आपस में दो छोटी गाड़ियाँ आपस में साइड नहीं दे पाती है। कई गाड़ियों के यहाँ पे चैम्बर फट चुके हैं, कई हादसे हो चुके हैं। और यहाँ पे पनियाली नाला है, यहाँ पे कई हादसे हो गए, कई लोगों की यहाँ पे जान चली गई। और धामी सरकार खाली हवाबाजी में गड्ढा मुक्त बना रहे हैं और यहाँ पे कोई लोक निर्माण विभाग अभी सोया हुआ। पनियाली गदेरा में यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जानें चली गई। और यहाँ पे विकासखंड जोशीमठ के पगनो गांव में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को तहसील प्रशासन की ओर से राहत राशि, चेक, खाद्य की किट वितरित की गई है। नायब तहसीलदार आशीष जोशी ने बताया है कि बीते 22 अगस्त को पगनो गांव के ऊपरी पहाड़ी से हुए भूस्खलन से 7 प्रभावित हो गए थे परिवार, जिससे में से एक परिवार का आवासीय भवन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और इस दौरान उनको 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। 2 परिवार के भवन आंशिक क्षति होने पर 6500 रुपये की प्रति परिवार और 5 परिवार को अहेतुक सहायता राशि के तहत प्रति परिवार 5,000 के चेक बांटे गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।